Head of a Woman by Pablo Picasso. Picasso's 1909-10 head bears the hallmarks of early Cubism, in that the various surfaces constituting the face and hair are broken down into irregular fragments that meet at sharp angles, rendering practically unreadable the basic volume of the head beneath. तो जो नीचे हेड बनाया गया है, जिसको इसने रीफॉर्म किया है, उस हेड की एक्चुअल शेप को नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन इंतहाई खूबसूरती के साथ इररेगुलर फ्रेगमेंट्स को इसके ऊपर विद शार्प एंगल्स जो है वो बनाया गया है. These facets are obviously a translation from 2 to 3 dimensions of the broken planes of Picasso's 1909-10 paintings. तो पिकासो की पेंटिंग्स के अंदर हमें इस तरह से फ्रेगमेंट्स नजर आते थे, तो यही फ्रेगमेंट्स उसने अपने स्कल्पचर में भी शो किए. द ब्यूटी ऑफ द स्कल्पचर इज दैट आप इसको जिस भी तरफ से घूम के देखेंगे, ये एक न्यू एंगल प्रेजेंट करेगा. इसके ब्रोकन डाउन इनटू फ्रेगमेंट होने की वजह से हर एंगल से इसका एक डिफरेंट व्यू है. Next movement which I will discuss is Futurism 1909 to 1914. Founded by Filippo Tommaso Marinetti, the time period 1876 to 1944. Futurist art glorified speed, technology, the automobile, the airplane, and scientific achievement. Although very influential, it borrowed heavily from Neo-Impressionism and Italian Divisionism, as well as Cubism, especially its fragmented form and multiple viewpoints. अब फ्यूचरिज्म जो है एक इंतहाई इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट थी, लेकिन इसके अंदर कुछ असरात हमें न्यू इम्प्रेशनिज्म और इटालियन डिविजनिज्म के भी नजर आते हैं. उसके साथ साथ क्यूबिज्म के असरात भी हमें इस मूवमेंट में नजर आते हैं, खास तौर से जो इसकी फ्रेगमेंटेड फॉर्म्स हैं और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं, उन्हें देखकर हमें क्यूबिज्म की याद आ जाती है. द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूचरिज्म टू मॉडर्न आर्ट was to introduce movement into the canvas and to link beauty with scientific advancement. तो सबसे जो एक मेजर इसकी कंट्रीब्यूशन है आर्ट की तरफ, वो ये है कि यहाँ पर कैनवस के ऊपर बनाई गई पेंटिंग और उसकी ब्यूटी का लिंक जो है वो साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ किया गया है. एक्सप्रेशनिज्म मेनली फ्रॉम 1905 to 20 में काम हुआ. द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सप्रेशनिज्म to modern art was to popularize the idea of subjectivity in painting and sculpture, and to show that representational art may legitimately include subjective distortion. तो subjectivity important थी expressionism में, जिस तरह से उन्होंने कलर्स का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने subjective distortion दिखाई, that was basically their contribution towards modern art. दादाइज्म अपनी नौयत की एक इंतहाई मुनफरिद किस्म की मूवमेंट. द फर्स्ट एंटी आर्ट मूवमेंट, Dada was a revolt against the system which had allowed the carnage of the First World War. The main contribution of Dada was to shake up the arts world and to widen the concept of modern art. तो डाडा के अंदर मॉडर्न आर्ट के कॉन्सेप्ट को वाइड कर दिया गया और इंतहाई मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया. बहुत डिफरेंट किस्म की क्रिएटिविटी शो की गई, जिसके अंदर जंक आर्ट और मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया गया. इसके अंदर रेडीमेड स्कल्पचर्स का भी इस्तेमाल किया गया. एंड ड्यू टू दैट इट वाज फेमस that ready-made sculptures were presented for the first time. Surrealism from 1924, you can see the works of Surrealism. Founded in Paris by writer André Breton, 1896 to 1966. Surrealism was the fashionable art movement of the interwar years. Although the style is still seen today,
The main contribution of surrealism to modern art was to generate a refreshingly new set of images. So surrealism एक fashionable art movement है. इसकी मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि इसके अंदर न्यू सेट ऑफ इमेजेस को प्रेजेंट किया गया, ड्रीम लाइक सिचुएशन दिखाई गई, मेल्टेड थिंग्स को दिखाया गया. जैसे इनकी एक पेंटिंग है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, जिसके अंदर घड़ियां पिघल रही हैं, एक अजीबोगरीब सा क्रिएचर भी उसमें मौजूद है. तो ये सारी चीजें जो कि मौजूद होती भी हैं और फिर भी उनमें एक ख्वाबनाक सी कैफियत है, यानी एग्जिस्टेंस है बट इट सीम्स लाइक अ ड्रीम लाइक सिचुएशन. एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म 1948 से 1960 के दौरान इसके अंदर मेजरली काम देखा जा सकता है. Developed in New York just after World War II. न्यूयॉर्क में वर्ल्ड वॉर II के बाद डेवलप हुई मूवमेंट है. टू मेजर इसके स्टाइल्स हैं, एक है जेस्टरल पेंटिंग्स और दूसरा है कलर फील्ड पेंटिंग. हाईली एनिमेटेड फॉर्म ऑफ जेस्टरल पेंटिंग पॉपुलराइज्ड बाय जैक्सन पॉलक, जिसकी पेंटिंग्स को एक्शन पेंटिंग का नाम भी दिया गया, क्योंकि इसके अंदर जैक्सन पॉलक ने जो पेंट्स हैं उनको एक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया है. लाइक खड़े होकर कैनवस के ऊपर कलर्स को जो है वो डाला है फ्रीली, तो ये एक्शन पेंटिंग भी कहलाती है. A much more passive mood oriented style known as color field painting championed by Mark Rothko. अब मार्क रॉथको की भी इसमें पेंटिंग्स है जो कि कलर फील्ड पेंटिंग्स कहलाती हैं. एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म जो हमने भी देखा, उसकी मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने एब्स्ट्रैक्शन को पॉपुलराइज किया. In Pollock's case, by inventing a new style known as action painting, and in Rothko's case, by demonstrating the emotional impact of large areas of colors. तो दो मैंने आपको आर्टिस्ट जो बताए इससे पहले, उनके काम में एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म नजर आता है. Coming towards the pop art, you can see the works of pop art in 1950s and 60s. First emerging in New York and London during the late 1950s, it became the dominant avant-garde style until the late 1960s. तो 1950s के आखिर में ये शुरू हुआ और बाद में ये बहुत पॉपुलर हुआ in 1960s. Using bold, easy to recognize imagery and vibrant block colors, pop artists like Andy Warhol created an iconography based on photos of popular celebrities like film stars. अब यहाँ पर बहुत बोल्ड तरीके से और बहुत वाइब्रेंट ब्लॉक कलर्स के जरिए, रिकग्नाइज इमेजरी के जरिए इन्होंने आर्ट पीसेस क्रिएट किए. इनका जो एक फेमस जो है वो जो ये काम करते थे, जो ये फेमस थे जिस वजह से, वो ये कि इन्होंने सेलिब्रिटीज लाइक फिल्म स्टार्स के भी फोटोज को इस्तेमाल किया. Pop artists like Andy Warhol, 1928 to 87, created an iconography based on photos of popular celebrities like film stars. Advertisements, posters, consumer product packaging, and comic material that helped to narrow the divide between the commercial arts and the fine arts. और इस खूबसूरती से इसका इस्तेमाल किया गया कि एक जो नैरो लाइन थी वो क्रिएट हो गई बिटवीन द कमर्शियल आर्ट्स और फाइन आर्ट्स. इससे पहले फाइन आर्ट्स की चीज़ें और कमर्शियल आर्ट की चीज़ों को बहुत डिफरेंट समझा जाता था, बट यहाँ पर पॉप आर्ट के जरिए ये लाइन नैरो कर दी गई. The main contribution of abstract expressionism to modern art was to show that good art could be low-pro and could be made of anything. So the major इनकी जो contribution रही है वो ये थी कि इनके मुताबिक जो आर्ट है वो किसी भी चीज़ के थ्रू बनाया जा सकता है, उसके लिए मटेरियल की कोई ममानियत नहीं है. It's not that you can use only oil paints or water paints or canvases or boards to paint, but you can use any of the material and you can stick it to your board or canvas, whether it is a magazine or an illustrated form or whatsoever. An example is Pastry Cake 1, 1961 to 62. Artist है Clive Oldenburg. Oldenburg is known as one of the few American pop art sculptors notorious for his playfully
absurd creations of food and inanimate objects. The collection of works in Pastry Case 1 were originally displayed in the artist's famous 1961 installation, titled The Store, located on New York's Lower East Side. For the project, Oldenburg created plaster sculptural objects, including a strawberry shortcake and a candied apple. So this was made by that American pop art sculptor who was Claes Oldenburg. And he made an absurd creation of food and inanimate objects. It was a collection of works, which is known as Pastry Case 1. Plaster sculptural objects are included, and the things which were made were strawberry shortcake and candied apple. So yes, it was a different thing in the field of sculpture. So this is a picture of the pastry case. It was a new invention. Please note the source if you want to know more about sculpture, modern sculpture, and the art. Here is a video link for you, and I will also share this tutorial with you. Please have a look.